नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ निधि मैम एनसीईआरटी क्लासेस में। हमने इसके पहले पिछले पार्ट में विविधता के बारे में जाना था कि विविधता क्या होती है। अब हम दूसरा इसका देखेंगे चैप्टर क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, आइए जानते हैं विविधता और भेदभाव क्या है। पहले विविधता हम लोगों ने समझ लिया कि विविधता क्या होता है। जैसे विविधता का मतलब कि लोगों का भिन्न होना, उनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें, भाषा, ये विविधता कहलाती है। अब आइए हम सेकेंड चैप्टर में देखते हैं कि विविधता क्या है। हम क्या हैं, देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है हम क्या हैं, हम कैसे हैं और हम किस तरीके की चीज़ें करते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, ये विभिन्नताएं होती हैं ना। ठीक है, संसार में मुख्यतः 8 प्रकार के धर्म हैं और इन सभी 8 प्रकार के धर्मों को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग भारत में रहते हैं। तो भारत में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, इतने लोग रहते हैं। तो भाषाएं यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में। ठीक है और 100 से भी ज़्यादा नृत्य हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो जब इतनी डाइवर्सिटी है तो लोग ये नहीं मन में विचार आता ना कि लोग रहते कैसे हैं यहाँ पे। तो मैंने पहले चैप्टर में देखा था कि लोग एक तरीके से डाइवर्सिटी जो है उसको यूनिटी में रहते हैं, लेकिन दूसरे चैप्टर में दिखाया जा रहा है कि विविधता है तो भेदभाव ही होता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देखिए धर्म इसमें दिए गए स्लाइड में देखिए। तो ये सभी धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं और ये सबके धर्म अलग हैं, सबके त्यौहार अलग हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम पूर्वाग्रह की। देखिए पहले यहाँ देख लेते हैं। और भारत में आठों धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। ये विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, समझ रहे हैं या जो हमारी तरह कपड़ा पहनते हैं या हमारी तरह भाषाएं बोलते हैं। आपके साथ कभी ये फील किया होगा कि जहाँ आपके लैंग्वेज में कोई बात करे या आपके जैसा बिहेव करे तो आप इससे बहुत कनेक्ट फील कर पाते हैं ना, अपने आप को बहुत सहज महसूस कर पाते हैं। और वहीं पे अगर दूसरा व्यक्ति है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं जानता है, आपके जैसा पहनावा नहीं है, ठीक है, आपके जैसा उसके हाव भाव नहीं, तो आप उससे अनसिक्योरिटी फील करते हैं। ठीक है, आप उसके साथ सिक्योरिटी फील नहीं करते। वहीं पे आपके तरह दिखने वाला, आपकी तरह बोलने वाला कोई है तो आप उसके साथ खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगभग सब हिंदी ही बोलते हैं। अगर आप दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो उसमें आपको अगर कोई इंडियन, मतलब कोई आपको ये उत्तर प्रदेश का देखोगे आप किसी को, यूपी का कोई आपको मिलेगा तो आप उसके साथ बहुत सहज महसूस कर पाओगे, आप उससे ये कनेक्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह भाषा बोल रहा है, आपकी तरह हाव भाव है उसके, आपकी तरह रहन सहन है और आपकी तरह खाना खाने का उसका जो है वो प्रक्रिया है। तो आप उसको क्या करोगे कि बहुत उससे कनेक्ट कर पाओगे। और वहीं पे आपको यूपी के हो, साउथ का कोई मिल रहा है तो आप उससे उतना, क्योंकि भाषाएं भी पहले तो अलग है, ठीक है, भाषा नहीं समझ पा रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि भावनाओं को भी नहीं समझ पाएंगे। जब भाषा नहीं समझेंगे तो भावनाएं नहीं समझेंगे, तो हम उनसे सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, उनसे हम दूर दूर महसूस करते हैं। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। आप कहीं दूर से हैं, कहीं देखिए कि अगर ठीक है आप विदेशी गए पढ़ने के लिए, वहाँ पे अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटी के, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है, वहाँ उनका कल्चर अलग है, आप इंडियन, आपका कल्चर अलग है। लेकिन वहीं पे अगर आपको कोई इंडियन मिल जाए तो आपको बहुत यूनिटी महसूस होती है कि नहीं हम हैं। और अकेले रहेंगे तो लगता है नहीं कि, मतलब बहुत अपने आप को सहज महसूस आप नहीं कर पाते और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये
हम छोटी सी समझाने की कोशिश किया है। ये देखिए, अब आते हैं, बात करते हैं पूर्वाग्रह पे। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह उन कथनों को कहा जाता है जो किसी के बारे में पहले से ही धारणा मन में बना ली गई हो। देखिए, इसमें से कुछ ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने की तरह देखते हैं। देखिए, पूर्वाग्रह होता है क्या? किसी को मन में पहले से धारणा बना लेना, ठीक है, किसी के लिए। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, जब हम किसी के बारे में, इसका डिफिनेशन है पूर्वाग्रह का, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए, मैंने ये दिया है एग्जाम्पल ना ट्रैक्टर का, सिटीज़ का एग्जाम्पल है कि अगर कोई बोले कि आप किसान को देखिए, ठीक है, किसान, अब इमेज करिए कि कोई किसान है, तो आप क्या इमेज करेंगे? सबसे पहले कि हाँ, कोई किसान है, हल जोत रहा है, ठीक है, कोई किसान है, बैलों से हल जोत रहा है, और गरीब है, और कुर्ता धोती पहने हुआ है, और मतलब तमाम चीज़ें जो एक किसान को दिखाई जाती हैं, मतलब खेती कर रहा है। ये भी होता है, मन में पूर्वाग्रह है कि किसान जो है 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, ठीक है, सभी परिवार मिलके 12-13 घंटे ऐसे काम करते हैं, ये भी एक पूर्वाग्रह है। लेकिन रियलिटी क्या है कि ऐसा नहीं है, ऐसा हमने सोच रखा है कि हाँ ऐसा होता है, ग्रामीणों का जीवन अच्छा नहीं होता, उनके घर अच्छे नहीं होते, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग सोच रखे हैं कि गांव वाले ऐसे ही होते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? ये देखिए, आज के टाइम में ट्रैक्टर से खेती होती है, आज के टाइम में ट्रैक्टर से खेती होती है, नई नई उपकरणों का इस्तेमाल लोग करते हैं, ठीक। और शहर की भी बात यहाँ पे देखिए की गई है, तो शहर की बात है ना कि शहर में बहुत पैसा है, शहर के लोग बहुत अमीर होते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ गरीबी भी तो पाई जाती है। ये देखिए, यहाँ पे शहर की बात की गई है। आप एक तरफ देखेंगे शहर, अगर इमेज करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चमचमाती आपको बिल्डिंगें दिखेंगी। अगर आप इमेज करोगे कि शहर क्या है, सुंदर सुंदर सड़कें दिखेंगी, बड़े बड़े ऑफिस में लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, तो ये शहर का इमेज है। लेकिन आप डार्क साइड भी तो देखो कि उसी शहर में लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ठीक है, उसी शहर में लोग डस्टबिन से आप देखे होंगे कि फूड निकाल के कंज्यूम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, फूड डस्टबिन से खाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे आप देखोगे कि रोड के किनारे, रोड साइड लोग किस तरीके से अपना गुजारा बसरा कर रहे हैं, जहाँ उनको घर भी नहीं है, उसी कहीं ब्रिज है, कहीं उसी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप इमेज कर रहे हो, उसी के पीछे आप देखोगे कि झोपड़पट्टी लगी होती है, लोग वहाँ रहते हैं, सड़कों का, नालियों का गंदे पानी उनके घरों में आता है। ये भी तो डार्क साइड है, ये भी तो शहर का ही हिस्सा है। तो दोनों प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। ये हमारा पूर्वाग्रह है कि हम जो इमेज कर लिए हम उसी पे चलते रहते हैं, तो ये हमारा पूर्वाग्रह है। लेकिन ऐसा कोई भी विशेष नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही हो, ठीक है, ये पूर्वाग्रह का भी हो सकता। एक एग्जाम्पल और भी है अंग्रेजी का, ठीक है, अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो आप उसको इंटेलिजेंट मानते हैं। ये नॉर्मली बात है हम सब में कि अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चा है, कोई अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे को बहुत कमज़ोर माना जाता है। ये मेंटेलिटी है हमारा पूर्वाग्रह कि अच्छा हिंदी मीडियम है तो कमज़ोर होगा, या हिंदी मीडियम है तो बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसा बोलते हैं, हिंदी मीडियम है, अच्छा इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हो, तो ये हमारा क्या पूर्वाग्रह है। वहीं पे हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसको सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है उसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलना आता है, ठीक है, राइट, उसे सिर्फ इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन वो इंग्लिश बोल रहा है तो उसको लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे
कि इसको सब आता है, हिंदी मीडियम वाले को उतना नहीं समझेंगे। तो ये भी तो हमारा पूर्वाग्रह है। हम अंग्रेजी को इतना बढ़ावा दे चुके हैं कि हम बाकी भाषाओं को उतना सकारात्मक तौर पे नहीं लेते या उतनी इज्जत नहीं दे पाते। चिल्ड्रंस का भी मैंने एग्जांपल दिया कि दो बच्चे हैं, अगर एक इंग्लिश बोल रहा है एक हिंदी बोल रहा है, तो आप जो इंग्लिश बोल रहा है उसकी लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं। हम देख सकते हैं कि धार्मिक विश्वास जो होते हैं और उनकी चमड़ी, उनका रंग और जिस क्षेत्र से आते हैं, हम उस पर भी बहुत पूर्वाग्रह धारणाएं बना लेते हैं। कैसे, आइए डिस्कशन इस पे भी करते हैं कि किसी एरिया में कोई चीज़ हो जाए, ठीक, या कोई एरिया किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो जाए, तो ये दूसरे जगह के लोग ये पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि हाँ उस एरिया से है तो ऐसा ही होगा, इस जाति से है तो ये ऐसा ही होगा, उस धर्म से है तो इसका ऐसा ही होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वैसा ही हो। ये हमारा क्राइटेरिया डिसाइड हमारा पूर्वाग्रह के कारण हो गया है कि हाँ ये है तो ऐसा ही होगा। और मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, लड़के लड़कियों में, ठीक है, लड़के लड़कियों में जो भेदभाव होता है वो भी हमारे पूर्वाग्रह के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई दो बच्चे खेल रहे हैं, आप इमेज करिए कि दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है, या कोई लड़का लड़की खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो खेल रहे हैं, लड़का गिर गया तो घर वाले दौड़े दौड़े क्या आते हैं, बोलते हैं अरे अरे क्यों रो रहे हो, लड़की हो क्या। मतलब ये शुरू से ये सिखा दिया जाता है कि रोना जो है कमजोरी है। ये हमारा पूर्वाग्रह है कि लड़कियां, रोने का काम सिर्फ लड़कियों का है, खाना पकाने का काम सिर्फ लड़कियों का है, ठीक है, जो सरल स्वभाव जो रहना है वो काम सिर्फ लड़कियों का है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़के रोना, देखिए ऐसे ये इमेज आपको दिखाया जा रहा है कि लड़के रोते नहीं हैं। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़की हो क्या। वो शुरू से ये चीज़ें सीखते चला जाता है कि हाँ जो रोने का काम है वो लड़कियों का है और रोना कमज़ोरी को दिखाता है, ठीक। ये एक लड़के लड़कियों में भेदभाव बचपन से ही परिवार सिखाता चला जाता है। और इसी कारण लड़के जो होते हैं वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी के सामने कुछ कह नहीं पाते, वो अपने अंदर खुद ही खुद घुटते रहते हैं कोई भी चीज़। लेकिन ये रोना कोई कमज़ोरी नहीं है, रोने से तो बहुत बहुत फ़ायदे हैं। आइए और देखते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, ठीक है, इस भेदभाव से हम सब लोग परिचित हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। आइए कुछ दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, जैसे वे कोमल एवं मृदु स्वभाव, वो कोमल एवं मृदु स्वभाव की है। क्या कोमल होना सिर्फ, कोमल और अच्छा स्वभाव होना सिर्फ लड़कियों के अंदर ही होने चाहिए, लड़कों के अंदर नहीं, सबके अंदर होने चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया, ये पूर्वाग्रह है कि लोग ये बोल रखे हैं कि हाँ सिर्फ कोमल स्वभाव होना है, लड़कियों का होना चाहिए। वे बहुत ही सुशील है। क्या सुशील होना जो है वो सिर्फ लड़कियों का ही स्वभाव होना चाहिए, लड़कों का नहीं। तो ये क्राइटेरिया जो है डिसाइड लोग कर रखे हैं, ये पूर्वाग्रह के कारण ऐसा होता है, ठीक है बेटा। ये और फिर है कि जो शब्द मैंने आपको बोला, सुशील और कोमल स्वभाव होना, क्या ये सिर्फ लड़कियों पे लागू होता है। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं। क्यों? क्योंकि समाज से सीखती हैं, जन्म से हमारे अंदर कुछ भी नहीं, हम जो समाज हमको सिखाता है, जो परिवार सिखाता है, वही सीखते चले जाते हैं, ठीक है। आइए एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि लोग एक दूसरे से भिन्न क्यों देखते हैं। लोग तरह तरह की पूर्वाग्रह की, ये अभी सब बातें पूर्वाग्रह की चल रही हैं, ठीक है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी मैं दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ये देखिए, ये कोई बच्चा है,
ठीक है। ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए कह रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ और मेरी बोली भी लड़खड़ाती है। इसके अलावा बहुत कुछ सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो ये क्या है, ये एक दिव्यांग बच्चा है, ठीक है। ये दिव्यांग बच्चा है, लोग इसको अपने से बहुत भिन्न समझते हैं। रियलिटी में है कि हाँ ठीक कोई कमी है, लेकिन है तो इंसान ही है, तो है तो फीलिंग सब भिन्न। पता नहीं क्यों लोग अलग समझते हैं। ये हमारे पूर्वाग्रह के कारण है कि ये मतलब बहुत हीन भावना से लोग देखते हैं। जैसे ये बच्चा है, लोग दूसरों से कितने अलग तुम दूसरों से कितने अलग दिखती हो, ये लोग इसे बोलते हैं। मैं इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से छिप जाना चाहती हूँ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? जो कोई स्पेशल चाइल्ड होता है तो उसको लोग बार बार देखते हैं। अगर अब वो कहीं पब्लिक प्लेस पे चला गया तो उसको लोग बार बार इस तरीके से देखते हैं कि वो बच्चा या बच्ची अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, ठीक है। उसको खुद पे ही शर्म आने लगती है। वो कॉन्फिडेंट, अगर आप किसी को ऐसे कंटिन्यू घूरते जाइए तो खुद को सहज नहीं महसूस करता, वो खुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। और वो देखिए बच्ची कह रही कि मैं इंसान हूँ और मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से छिप जाना चाहती हूँ। और यह एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। देखिए ये एक बच्चा है, ये ये देखिए इसके पैर सही नहीं है। तो इसके जब पैर सही नहीं है तो लोगों ने इसके बारे में क्या राय बना ली कि क्या उसका दिमाग भी सही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर जिसके हाथ पैर सही नहीं है तो उसका दिमाग भी सही नहीं है। या जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो अगर उनके बॉडी ठीक नहीं है, ठीक है, उन कोई दिक्कत है तो उनके माइंड भी उनका कोई दिक्कत होगा, ऐसा नहीं। ये पूर्वाग्रह का एक कारण है कि हम जो सोच लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने रोने का उदाहरण दिया, ठीक है। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है कि वे रोते नहीं, वे रोते नहीं किसके लिए? लड़कों की बात कही जा रही है आमतौर पे। यह गुण आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते कि रो मत, तुम लड़के हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि लोग बोलते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो। ये देखिए यहाँ पे है। यह विश्वास करने लगते हैं लड़के कि लड़के रोते नहीं हैं। जो बच्चे होते हैं वो शुरू से ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। आए भी तो वह अपने माता पिता को रोक लेते हैं। जो रोना आए तो वो जो रोना आता है लड़कों को भी उनके माता पिता उनको रोक लेते हैं कि नहीं, रोना जो है कमजोरी है, या रोना जो है कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, रियलिटी भी है। भाई दुख होगा, तकलीफ होगा, चोट लगेगी तो रोगे नहीं, रोने का मन करता है। खासकर जब उन्हें गुस्सा आए, दर्द हो। बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि वे दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा होता भी है कि अगर आप बड़े हो के अगर आप रोओगे तो आपको ये फील होगा ना कि आपको लोग चिढ़ाएंगे, मतलब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप पूर्वाग्रह में आपको इस तरीके से आपको बांध दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं भी हैं। देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम किसी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जब हम किसी के बारे में एक छवि बना लेते हैं, गलत छवि, और उसके बारे में पक्की धारणा, कोई मजबूत धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं, ठीक है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल
उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश धर्म में हमें कंजूस, अपराधी और बेवकूफ़ मिलेंगे। रियलिटी भी है कि अगर किसी विशेष धर्म और जाति के लोग कंजूस हैं या अपराधी हैं तो हम उनको ये धारणा बना लेते हैं ना कि हाँ इस धर्म के हैं तो ऐसे ही होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल इसका दिया। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने में रोक देती है। अगर हम पुराने ही धारणाओं पे चलते रहेंगे तो हम नई चीज़ों को और नई चीज़ों को जो हमारे सामने हो रही हैं या जो समाज में परिवर्तन हो रहा है हम उसको नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हम पुरानी धारणाओं को ही अच्छा समझेंगे। ठीक है, जो हमने बना रखी है। प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं। ठीक है, किसी जाति या समुदाय का व्यक्ति है तो उसके भी तो कुछ अपने क्षमताएं होंगे, कुछ गुण होंगे जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के कांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियों का नहीं सिर्फ लड़कों का है। देखिए ये भी एक धारणा का उदाहरण है कि रूढ़िबद्ध धारणा है। अगर कोई बोले कि पायलट, तो सबसे पहले इमेज आएगा ना कि पायलट हैं तो पायलट हैं तो लड़के ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पायलट जो है लड़कियां भी होती हैं। यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या सिर्फ लड़के ही प्लेन उड़ाते हैं? नहीं, देखिए लड़कियां भी। लेकिन ये धारणा है ना कि पायलट होगी तो लड़के ही होंगे जो पायलट होगा। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। कई बार यह धारणाएं हम ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने की काबिलियत हो शायद हम में। अगर कोई लड़की बोले कि हमें पायलट बनना है, ठीक है, या बोले कि हमें आर्मी में जाना है, या ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें जो लड़के करते हों, तो उसमें लोग पहले मना कर रहे नहीं नहीं ये काम तुम्हारा नहीं है, लड़कों का काम है। ठीक है, कोई अगर लड़की मैकेनिक ही बनना चाहे, अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, लड़कों का। भले वो लड़की वो कर सकती है, वो बन सकती है, लेकिन उनकी धारणाएं क्या है, उसकी काबिलियत को रोक दे रही हैं जो वो कर सकती है। आइए असमानता और भेदभाव के बारे में जानते हैं। असमानता और भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कब होता है? जब लोग एक तो पूर्व धारणा जो वो बना रखे हैं लोगों के बारे में, और जो दूसरी चीज़ की जो पूर्वाग्रह जो अपने विचार पहले से बैठा रखे हैं उसके आधार पर जब व्यवहार करते हैं, ठीक, तो ये भेदभाव का कारण बनता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि ये पिछले पार्ट का बता रहा है। ठीक है, आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आप मोहल्ले में नहीं रहने देते, अपने कप में चाय नहीं देते, ठीक है, अपने कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते, तो ये क्या है? भेदभाव का कारण है, जिसे अछूत, ठीक है, अछूत कहा जा सकता है। जो अछूत थे उनके साथ भी तो बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ कि नहीं? भीमराव अंबेडकर इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारे संविधान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, उनके भी साथ तो यही सारी चीज़ें होती गई कि लोग अछूत बोलते थे, उनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, वो खिड़की से पढ़ते थे, ऐसी स्टोरी हम लोग जानते हैं। और फिर
बहुत सारे प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। किस कारण से? क्योंकि वो अछूत जाति के थे। किस जाति के? अछूत जाति के थे। तो ये धारणाओं पे लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी चीज़ें अछूतों के विरुद्ध या जो समाज में समान नहीं है उनके विरुद्ध कदम उठाया। महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आइए हम अब आगे देखते हैं। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये भी रियलिटी है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप अच्छे पोजीशन पे नहीं हैं तो आपके साथ वहाँ भी भेदभाव किया जाता है। अगर आप किसी भी बड़े ऑफिस या हॉस्पिटल जाइए, अगर आप खूब पैसे वाले हैं तो आपका खूब आवभगत होगा, वहीं पे आप गरीब है तो आपका आवभगत नहीं होगा। अभी करंट में ही अभी एक न्यूज़ सामने आई है कि एक बुज़ुर्ग दादाजी थे, बेंगलुरु का है शायद, हाँ, बुज़ुर्ग दादाजी थे, अपने बेटे के साथ गए थे मूवी देखने मॉल में, टिकट लिए हुए थे। क्यों उनके साथ भेदभाव हुआ? क्योंकि उन्होंने धोती और कुर्ता और गमछी बांधा हुआ था। तो जो गार्ड था वो बोला कि पहले आप जाइए पैंट शर्ट पहन के आइए, फिर हम आपको अंदर घुसने देंगे। ये देखिए, ये क्या हम दिखा रहा है? ये पहनावे को दिखा रहा है ना। मैंने जो बोला रियलिटी आज के टाइम में भी ये देखिए चीज़ें चल रही हैं कि उन अस्पताल, दफ्तर, स्कूलों ऐसी जगहों पे भी कपड़ों से भेदभाव लोग करते हैं, कलर से भेदभाव करते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता का आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपना ज़रूरत का पूरा करने का साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक और समूहों के खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। मैंने जनजाति, धर्म, मुसलमानों के साथ देखिए ये चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि मुसलमान की जो लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा पढ़ती। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं कि वे लड़कियां को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की जो गरीबी है इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। जो मुसलमान भाई हैं वो गरीब हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण है कि वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर गरीबी तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। ठीक है। जहाँ अगर गरीबी है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा, अगर आप वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करोगे, ठीक है, तो वहाँ भी लड़कियाँ पढ़ेंगी, मुसलमान की भी लड़कियाँ वहाँ भी पढ़ेंगी। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास और सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है केरल में, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। इसमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। ठीक है, ये आपको एक दिखाया जा रहा है यहाँ पे डेटा, ये देखिए, ये स्लाइड आप देखिए। ठीक है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं वहां गरीबी परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हों या जनजाति हों या अनुसूचित जाति हों। या जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है। ठीक है। हमारा जो एजुकेशन को लेके है कि एक तो होता है ना कि हम अवेयर नहीं हैं एजुकेशन को लेके, ये भी बहुत बड़ी कारण है। गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप गरीब हो तो आपके पास स्कोप की कमी तो है ही, लेकिन आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। दिमाग में ऐसा ना कि अगर हम जो सोच सकते हैं कि हमें ये करना है, ठीक है, अपने अंदर दृढ़ निश्चय है
दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा है कि हम ये कर सकते हैं। तो आप गरीब हो या अमीर हो, आप मेहनत करते जाओ, मेहनत से सब कुछ बदली जा सकती है। आप मेहनत करते जाओ, आप जो चाहोगे आप वो बन सकते हो, आप वो कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड। विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। देखिए यहाँ, हाँ, बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और ये मैंने आपको बता दिया दफ्तर और स्कूल वाली बात। ठीक है, अब आते हैं भेदभाव का कारण। भेदभाव का कारण देखते हैं, ये स्लाइड। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना। अगर कोई टीचर है तो वो आजीविका चलाने के लिए क्या काम कर रहा है? पढ़ाना। कोई बर्तन बनाना, कोई मछली पकड़ना, कोई बढ़ईगिरी करना, कोई खेती करना, कोई बुनाई करना इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। देखिए एग्जाम्पल आपको इसका भी दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, वो पढ़ा रहा है, अगर कोई व्यक्ति है, एक सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पढ़ा रहा है तो उसको ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? जो बर्तन बनाने वाला है, मछली पकड़ने वाला है या कचरे उठाने वाला है, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट एक पढ़ने वाले व्यक्ति का करेंगे, पढ़ाने वाले व्यक्ति का करेंगे। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो उनका जो उद्देश्य है एक है, धन अर्जित करना। ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए, और अपने शक्तियों के अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं, जो वो कार्य कर सकते हैं, जो काबिलियत उनके अंदर होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जो पढ़ा रहा है उसके अंदर एजुकेशन तो पढ़ा रहा है। ठीक है, बर्तन जो बना रहा है उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर स्किल है, तो बर्तन बना रहा है। कोई मछली पकड़ रहा है, तो ये अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं। देखिए, काम कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, काम होता है जो आप कर सकते हो। ठीक है, जो आप अपनी शक्तियों के अकॉर्डिंग, जो आपकी स्किल है, उसके अकॉर्डिंग जो काम करते हो वो कर सकते हो। काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। ये हमारी धारणा है कि किसी काम को हम बहुत अच्छा मानते हैं, किसी काम को हम खराब मानते हैं। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। ये हम देखते भी हैं, ऐसा होता है कि अगर कोई कचरा उठाने वाले का बच्चा है, तो उसके साथ भेदभाव होता है कि अरे इससे मत बोलो, ये इसके पापा कचरा उठाते हैं। या बड़े स्कूलों में अगर वो बच्चा पढ़ रहा है, या किसी भी ऐसे स्कूल में कि जहाँ लोअर मिडिल क्लास के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अपर मिडिल क्लास के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तीनों क्लास के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो कचरे उठाने का जिसके पिता कचरे उठाते हैं, जिसके पिता फल बेचते हैं, जिसके पिता ठेला लगाते हैं, या जिसके पिता सब्जी बेचते हैं, उसके साथ जो अपर क्लास के लोग हैं उसके साथ बहुत भेदभाव करते हैं। ठीक है, कि इससे मत बात करो, इसके पापा कचरा उठाते हैं, इससे मत बात करो, ये अछूत है, या ऐसी चीज़ें का सामना उस बच्चे को करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि ये जो हैं सबसे ज़्यादा तो रिस्पेक्ट का काम यही है। इन लोगों का जो मजाक उड़ा रहे हैं, इन लोगों का उड़ा रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि ये काम कर रहे हैं इसीलिए वो सुरक्षित है। नहीं तो ये जो गटर का जो पानी है या जो गंदगी है वो वापस उनके घर में जाएगा। जो बड़े लोग हैं उन्हीं लोग की गंदगी ये साफ़ कर रहे हैं। अगर ये साफ़ नहीं करेंगे, ये अपने जोखिम पे खेल के ये सफाई का कार्य करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो यही कचरा उनके घर में वापस जाएगा, वापस उनको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, बदबू मारेगा। तो रिस्पेक्टेबल हर किसी का काम रिस्पेक्ट का होता है, हर कोई मेहनत करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों की सीढ़ी में
तले रखा गया है, अछूत और अयोग्य कहा गया है। किसे? अछूतों को अयोग्य कहा गया है। ठीक है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम नहीं करना था। जो अछूत लोग थे, जैसे जो भीमराव अंबेडकर थे, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन क्या वहीं तक रह गए? वो इंग्लैंड जाके पढ़ाई किए। ठीक है, देखते हैं आगे। अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाना और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोग के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी पीने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। इनके बच्चे दूसरे जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। यहाँ भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, कि एग्जाम्पल यहाँ स्लाइड है, दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मास्टर जो है, ये मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये किसी सामान्य जाति के बच्चे हैं जो उच्च जाति के हैं, और ये किसी अछूत जाति के बच्चे हैं। ये किसी बड़े वर्ग के जाति के बच्चे हैं जो साथ में बैठे हुए हैं, और ये किसी अछूत जाति के बच्चे हैं जो अलग से किनारे बैठे हुए हैं। पहले तो घुसने की भी अनुमति नहीं थी, बाद में धीरे धीरे स्ट्रगल जैसे हुआ, लोग स्ट्रगल किए, वैसे वैसे समानता आना शुरू हुई। ठीक है। आइए भीमराव अंबेडकर के बारे में देखते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप उसको कर लीजिएगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपको, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? ठीक है, ये आपका असाइनमेंट, आप इसको कर लीजिएगा। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, 1891 से लेके 1956, इनका जो डेट दिया हुआ है, सॉरी, ये देखिए, ठीक है, 1891 से 1956, ठीक है, जन्म। और ये देखिए, भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता, भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। किसके लिए लड़ाई लड़ी? जो दलित समुदाय के अधिकार थे, उनके लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। किसे? जो दलित लोग थे, उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने बोला कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, उसे भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। जो दलितों को मंदिर में भी घुसने की अनुमति नहीं थी ना, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका भी प्रयास किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में क्या है कि वो बीच का रास्ता अपनाता है। ठीक है। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इजाज़त हो, न कि कुछ ही लोगों की। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं? उनका कहना था कि समाज
उनका कहना था कि ऐसा समाज बनने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इजाज़त हो, जिसमें सबका विकास हो, न कि कुछ गिने चुने लोगों का। ये देखिए एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी है, आप अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में स्टोरी के रूप में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये केस स्टडी है कि उनके साथ क्या होता है। वो अछूत होने के कारण उनका कोई साथ नहीं देता है। वो जो रेलवे स्टेशन पे हैं वहाँ अपने पिता का इंतज़ार कर रहे होते हैं गांव में जाने के लिए। ठीक है, कोई उनको बैठाता नहीं है अपने रिक्शे पे, क्योंकि वो अछूत होते हैं, अछूत होते हैं। और जो भीमराव अंबेडकर होते हैं वो डबल पैसा भी देने की बात करते हैं कि हम आपको डबल पैसा देंगे, फिर भी उन्हें कोई नहीं उठाता। आइए अब समानता और संघर्ष की बात करते हैं। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश सरकार से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया था। किसके लिए जो संघर्ष था? सभी को समान रखने के लिए। उसमें भी जब ब्रिटिश का चल रहा था काल, तो उसमें भी था कि ब्रिटिशों के साथ अलग ही व्यवहार किया जाता था और जो इंडियन थे उनके साथ अलग ही दुर्व्यवहार किए जाते थे। व्यवहार के लिए किया गया था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों को किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए ये स्लाइड है। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे औरतों को एजुकेशन के लिए मना था कि आप एजुकेशन नहीं पूरी कर सकते, आप एजुकेशन नहीं कर सकते। गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा लगाम या इस तरीके की चीज़ें, तो उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे अधिकार महिलाओं के भी पास होने चाहिए। ठीक है, और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। जो जमींदार लोग थे जो किसानों का शोषण करते थे और दलितों का शोषण करते थे, उस शोषण के विरुद्ध भी जो संघर्ष किया गया उसके भी विरुद्ध आवाज़ उठाया गया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे। जो संविधान का निर्माण किए हैं, जो लोग भी संविधान का निर्माण किए हैं वो भी इस बात से अवगत थे कि समाज में क्या हो रहा है। असमानता पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात पे अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई जो नेता थे इस लड़ाइयों में हिस्सा भी लिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। असमानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर। ठीक है, समान अधिकार और समान अवसर। संविधान में समान अधिकार और समान अवसर की बात, समान कार्य के लिए समान अवसर की बात कही है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध की तरह देखा गया है संविधान में। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस सारी चीज़ों का ध्यान दिया। दलित के अलावा
इसे कानूनी रूप से जो अस्पृश्यता है, इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबी और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाए। इसके लिए विशेष कदम उठाए। विशेष कदम में देखेंगे आप, आरक्षण का दिया गया है। जो मुख्य धारा से अलग थे, जो पिछड़े, जो दलित लोग थे, यहाँ जो समुदाय पिछड़े और गरीब थे, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका देख सकते हैं कि जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, देखिए कितने से कितने तक है, आर्टिकल 14 से 32। ठीक है, देखिए पहले में है आर्टिकल, पहला है समानता, समता तथा समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेके 24 तक। जो अस्पृश्यता का है ना, वो 17 में है, आर्टिकल 17 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार 29 से लेके 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारक है? जो विविधता है उसे बहुत महत्वपूर्ण कारक कौन सुनिश्चित करेगा? इज्जत करना, मूल्यवान बनाना, समानता। ठीक है, उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने तथा अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए भारत का जो संविधान है, संविधान का जो प्रस्तावना है, उसमें पंथ निरपेक्षता की बात करी गई है, समानता की बात करी गई है, अखंडता की बात करी गई है। ठीक है, उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक ही धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है। यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। आज भी देखेंगे कि असमानता बहुत जगह पाई जाती है, बहुत जगह छुआछूत आज भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के लिए संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ ये देखिए, ये संविधान की प्रस्तावना है। एक सेकंड, ये देखिए, ये संविधान की प्रस्तावना है। उद्देश्य स्वीकार। ठीक है, हम भारत के लोग से शुरू होता है। भारत में कितने जनजातियाँ या धर्म हैं, इसको आप देख लीजिएगा, हम भारत के लोग, और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या समझा, और कुछ असाइनमेंट भी आप लोगों को देंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट वाइज में एक बार देख लेते हैं। विविधता एवं भेदभाव। विविधता क्या है? हमने जाना, विविधता का अर्थ है विभिन्नताओं का होना, जैसे भाषा, धर्म, जाति, भोजन, पहनावा, रीति रिवाज आदि। ठीक है, हमने समझ लिया कि विविधता क्या है। भारत एक जैसे विविधताओं वाला देश है, जहाँ अनेक प्रकार के भोजन के प्रकार हैं,
धर्म है, ठीक है, भाषा है, जाति है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, डांस है, ठीक है, भेदभाव, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, भेदभाव। जब लोगों के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर अलग व्यवहार किया जाए, यह समाज में असमानता और अन्य अन्याय फैलाता है। ये देखिए, ये भेदभाव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भेदभाव के कारक क्या होते हैं। जातिवाद और छुआछूत ये भेदभाव के कारण है, और पूर्वाग्रह भी कारण है, और रूढ़िवादियाँ, गरीबी और सामाजिक पिछड़ापन ये भी भेदभाव का कारण है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादियाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान क्या रहा है, आइए देखते हैं। दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया उन्होंने। संविधान में समानता एवं न्याय सुनिश्चित किया। संविधान और समानता के अधिकार, ये आई थिंक चौथा पॉइंट है। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, ठीक है। छुआछूत को अपराध घोषित किया, यह आर्टिकल 17 में है, समाप्त किया गया है आर्टिकल 17 में, ठीक है। छुआछूत के बारे में उल्लेख है। आरक्षण जैसे नीतियां वंचित किया वर्गों को मदद देती है, ठीक है। आरक्षण जो है वो पिछड़ेपन के जो मुख्य धारा से अलग थलग थे, उनको जो आरक्षण है उनको सही उनके आगे बढ़ने के लिए जो आरक्षण है वो मदद करती है। हम क्या कर सकते हैं, जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए। सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करें, यह हमारा कर्तव्य है। किसी को उसको जाति, धर्म, रंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न करें और न ही गलत आके। शिक्षा और संवेदनशीलता से भेदभाव को खत्म किया जाता है। किससे? शिक्षा। अगर हम शिक्षित हैं, ठीक है, तो लाइफ में कुछ रहे न रहे, एजुकेशन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एजुकेटेड हैं तो सब कुछ है। जैसे है ना कि आप 2 रोटी कम खाओ, लेकिन आप एजुकेशन अपनी पूरी लो। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, रोने का उदाहरण, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। मुसलमानों की लड़कियों का उदाहरण मैंने दिया आपको। असमानता और भेदभाव, कुछ आप लोगों के असाइनमेंट हैं, जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको दे दिया, आप एक बार उनको कर लीजिएगा। एक सेकेंड, आप अपने एनसीईआरटी की पुस्तक में ज़रूर देखिएगा क्वेश्चंस को। दलितों के अलावा कई अन्य ये क्वेश्चन है, दलितों के अलावा अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? आप जो सोच सकते हैं आप उसको बताइएगा। और जितने भी क्वेश्चन और असाइनमेंट दिए मैंने, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाओं को भी आप बताइए, भेदभाव के कारण को अंतर भी कीजिएगा आप। रूढ़िबद्ध धारणाएं, भेदभाव, पूर्वाग्रह को भी आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है, 3rd चैप्टर, ठीक है। आप सभी के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।